नमस्कार सभी को। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। 11th क्लास में फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिएगा, इससे जो पहले वाले वीडियोज़ हैं वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूलाज क्या हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करना मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, और उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, वो सभी हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा, शुरू में थोड़ा सा क्योंकि आपका अभी बेसिक तैयार हो रहा है तो थोड़ा सा चाहे आराम से कीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट को समझिएगा। आपने किसी चीज़ को रटना नहीं है। चाहे भले ही हम शुरू में धीमे करें, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो शायद कोई कंसेप्ट आपसे मिस हो जाए। अपने कंसेप्ट को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा शुरू में स्लो चलें, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को पकड़ लें और फिर तेज़ी से आप आगे काम करें। तो क्योंकि शुरुआत है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने केयरिंग रखना है, ध्यान रखना है। देखिएगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। कि डायमेंशनल एनालिसिस के फ़ायदे क्या है। देखिए, जो पहला फ़ायदा है डायमेंशनल एनालिसिस का वो ये है कि कोई भी अगर फॉर्मूला है उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये सही है या नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर किसी भी फार्मूले को ड्राइव कैसे कर सकते हैं हम, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि कोई भी फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो फॉर्मूला हम ड्राइव करना चाह रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। मीन्स वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें तो आपको यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक रस्सी है। इसकी लेंथ हमने एल मानी है। एल कोई भी लेंथ हो सकती है, 2 मीटर, 5 मीटर, समथिंग जो भी आप मानना चाहें। फिर इस रस्सी के साथ हमने एक मास अटैच किया हुआ जिसको हम बोब बोलते हैं। ये बोब है, ये लेंथ है। तो इसका टाइम पीरियड का मतलब जब ये अपना एक ऑक्सीलेशन यहाँ से लेके और यहाँ तक वापस यहाँ तक आएगा, या भी यहाँ पे रेस्ट में है, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा और फिर वापस यहीं पे आएगा। तो जब ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो वो कितने टाइम में ये कंप्लीट करता है, उसी के बारे में हमें यहाँ पे देखना है, और वही इसका टाइम पीरियड होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना हो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, तो आपको ये पता होना जरूरी कि वो फॉर्मूला कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आगे आने वाली चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब देखिए, मैं ये मान लेता हूँ कि जो उसका टाइम पीरियड है उसको मैं टी से डिनोट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे टाइम पीरियड, इसको डिनोट कर लिया मैंने टी से। अब हम करेंगे क्या, हम ये मान लेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उनको हम लिख लेते हैं एक बार। देखिएगा, यहाँ पे आपको कौन से फैक्टर दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको ये रस्सी है, रोप है, इसकी लेंथ दिखाई देगी, ये वाली लेंथ, ये मास कितना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होगी, वो होगी कि ये जो हमारा पेंडुलम है वो कहाँ पर है, अर्थ पे है, मून पे है, जुपिटर पे है, और किसी दूसरे प्लेनेट पे है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी उस पे भी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी, यानी कि जी पे भी टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करेगा। जी है आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए एक बार इन सभी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा कि ये जो टाइम पीरियड है जिसका फॉर्मूला हम ड्राइव करना चाहते हैं, ये जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा उसको हम मान लेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मास है, तो यहाँ पे मैंने m लिख लिया। फिर उसके बाद लेंथ है, l लिख लिया, और उसके बाद एक g है।
ये तीनों फैक्टर मैंने यहाँ पे मान लिए कि इन फैक्टर पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। अब एक्चुअली में वो डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, वो तो जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे और वहाँ पर जो प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे उनसे हमें पता ही लग जाना है। हो सकता है यहाँ पे हमने मास मानना हो लेकिन फाइनल फार्मूले में मास ना हो, हमने यहाँ पे एल मानना है, हो सकता है फाइनल फार्मूले में एल ना हो, यहाँ पे हमने जी मानना है तो हो सकता है फाइनल फार्मूले में जी ना हो। वो तो जब हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या ये फार्मूले में होंगे या नहीं भी होंगे, हमने केवल अज्यूम किया है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे कि उसकी पावर कितनी होगी, कि हो सकता है m की पावर स्क्वायर हो, m की पावर 3 हो, इसी तरीके से g की पावर 1 हो, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। एक्चुअली जो वैल्यू होगी वो हमें पता लगेगी डेरिवेशन के बाद, इसलिए इनकी पावर भी माननी जरूरी है। तो अभी हम कंसिडरेशन के लिए मान लेते हैं कि चलिए वहाँ पे पावर a, b और c आप कुछ भी मान सकते हैं, f, g, h भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे a, b, c मान रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे m की पावर हमने a मान ली, इस l की पावर यहाँ पे b मान ली और यहाँ पे g की पावर हमने c मान ली। अब ये a, b, अब जो मेन मकसद है हमारा वो यही होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ पे a, b, c की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाए, और उन a, b, c की वैल्यूज को फाइंड आउट करने का एक मेथड हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको क्या बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ये बताएगा स्टूडेंट्स कि जो दो इक्वेशंस हमने मानी है उनकी जो पावर्स होंगी वो भी बराबर होंगी। तो इक्वेशंस का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे मास, लेंथ और ग्रेविटी पे हमने मानना है कि डिपेंड कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ ये हमारे पास आपकी, ये आपको दिख रही है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम डायमेंशनल फार्मूला से लिख लेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले, अगर मैं टाइम का डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ m0, L0 और T1, क्योंकि टाइम है यहाँ पे, मास और लेंथ तो है ही नहीं, केवल टाइम है। इज डायरेक्टली, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पे हम इक्वल का निशान लगा सकते हैं। तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा k। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा मास उसको हम लिखेंगे m, और यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी a। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, इस तरफ लिख दिया। अब यहाँ पे अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड की तरफ की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके भी डायमेंशनल फार्मूलाज हमने लिखने होंगे। तो यहाँ पे m का लिखेंगे, भाई मास से मास का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस तरीके से जो l है हमारे पास, l का डायमेंशनल फार्मूला आप सभी जानते हैं, l लेंथ है तो l से ही लिखेंगे और इसकी पावर b है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्रेविटी है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप ग्रेविटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप सभी जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा g के लिए। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है L1 T-2, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा लिखेंगे यहाँ पे, हम थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। तो इस g का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L1 T-2 और इसकी पावर होगी यहाँ पे। अब ये जो g का डायमेंशनल फार्मूला है ये कहाँ से आया, ये मैं आपको प्रीवियस जब डायमेंशनल फार्मूला लिखने मैंने आपको बताए थे वहाँ पे मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब देखिए ये स्टेप हमारा सबसे पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप हुआ ये। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हमने ये करना है कि जो भी पावर्स हमने मानी है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे m की पावर 0 है,
यहाँ पे m की पावर a है, इसमें m नहीं, इसमें m नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे l की पावर 0 है, यहाँ पे l की पावर b है और यहाँ पे l की पावर c होगी। यानी कि करना क्या है हमने कि यहाँ पे जो m की पावर है और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो m की पावर है और राइट हैंड साइड में जो m की पावर है उनको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे m की पावर दिखेगी 0, m की पावर यहाँ इसमें भी देखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। m केवल इसमें है, इन दोनों में तो m है ही नहीं। तो m की पावर तो हमारे पास जो क्या थी, a थी, तो a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे l की पावर 0 है, l इसमें नहीं, l इसमें भी है और इसमें भी है। तो l की पावर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो b प्लस c हो जाएगा, वो 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टाइम देखूंगा तो उसकी पावर 1 है और यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है, -2c। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ पावर को कंपेयर करेंगे। देखिएगा पावर को कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से m की पावर 0 है तो ये 0 हुआ, यहाँ पे m की पावर a है, इसमें और इसमें m है ही नहीं, मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। जो मेन मकसद है, मैंने आपको एक बार फिर से याद दिलवा देता हूँ, मेन मकसद है जो पावर्स हमने इमेजिनरी मानी है, a b c तो हमने इमेजिनरी मानी है, एक्चुअली में उनकी वैल्यू क्या होगी वो अभी हमें यहाँ से पता लगेगा। तो देखिएगा a की वैल्यू तो 0 आ गई यहाँ से। अब l की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो g लिख देंगे, l की वैल्यू 0 है, यहाँ पे l की पावर b है और यहाँ पे l की पावर c है। आप जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो और वहाँ पे अगर उनके बेस सेम हो तो पावर एड अप हो जाती है, तो हम ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पे l की पावर b और यहाँ पे l की पावर c, इट मीन्स b प्लस c। और इस तरफ हो गया l की पावर 0, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू b प्लस c। पावर को कंपेयर किया हमने, तो इट मीन्स हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू माइनस का c। देखिएगा यहाँ से जो b की वैल्यू हो माइनस c के बराबर होगी। उसके बाद अब हम देखिएगा a की वैल्यू आ गई, b और c की वैल्यूज अभी आई नहीं है। एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, वहां से हमें b और c की वैल्यू भी मिल जाएंगी। देखिएगा कैसे। तो मैं यहाँ से देखा तो मैंने t की पावर 1 दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब जब राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो t केवल यहाँ पे है और t की पावर -2c है, तो यहाँ से 2 -2 और ये c मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -2c, यहाँ पे t की पावर 1 थी, यहाँ पे -2c है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो c की वैल्यू होगी यहाँ से c इज इक्वल टू -1/2। आप यहाँ से सोल्व करके देख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू -2c, तो c इज इक्वल टू -1/2 होगा। c की वैल्यू भी आ गई, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिएगा b की वैल्यू जो है, जो c की वैल्यू था उसका नेगेटिव है, तो अगर मैं c की वैल्यू -1/2 नेगेटिव करूंगा तो b की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी, c का नेगेटिव मतलब 1/2। अब देखिए जो हमारा मकसद था a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करना, वो हमने कर लिया। अब जो ये वैल्यूज आई हैं उनको हम जो रियल इक्वेशन थी वहां पे पुट करके देखेंगे। रियल इक्वेशन थी हमारे पास, देखिएगा ये तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a है, m a की पावर 0 थी तो मतलब 0 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे l की पावर b था तो l लिख के और b की जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे, -1/2 आई है। इसी तरीके से g की वैल्यू है, g की पावर थी c और c की वैल्यू -का, एक मिनट, यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो है हमारे पास -का 1/2 और ये जो b था, b की वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे आप तो c की वैल्यू हमारे पास -का 1/2 है, तो b की वैल्यू थी हमारे पास नेगेटिव, तो यहाँ से b की वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा एक बार पॉजिटिव होगी। ठीक है, b की वैल्यू +1/2 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू जो है वो c का नेगेटिव है, तो c की वैल्यू तो -का 1/2 है,
तो इसका मतलब जब हम b की वैल्यू लिखेंगे तो c का नेगेटिव होगी, तो c -1/2 है तो b उसका नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा l की पावर b था तो b की वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरीके से जो g था उसकी वैल्यू हमारे पास c होगी और c की वैल्यू -1/2। तो हमने यहाँ से देखा कि t, अब फिर से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटा सकते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा कि m की पावर 0। अब देखिएगा m की पावर 0 का मतलब 1, और 1 के अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 1 की तो वही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा l की पावर 1/2। l की पावर 1/2 का मतलब √l। अब देखिएगा ये g की पावर माइनस का 1/2 है। अब जानते हैं कि जब भी पावर नेगेटिव हो, अगर वो ऊपर है, अगर हम उसको डाउनवर्ड नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाती है, अगर नीचे वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाती है। ये मैथमेटिक्स के रूल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो g की पावर -1/2 इसको नीचे ले आएंगे हम, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा √g। पावर 1/2 का मतलब रूट ही तो होता है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का एक साथ रूट लिख सकते हैं l/g। तो t = k √l/g। यहाँ पे हमने देखा कि जो मास था, जो हमने माना था कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मास पे डिपेंड करेगा, एक्चुअली में वो मास यहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो रस्सी के ऊपर हमने बोब जो लटकाया है उसका मास चाहे 2 ग्राम हो, 2 किलोग्राम हो या 2 क्विंटल हो, उससे टाइम पीरियड फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जो हमने पेंडुलम लिया उसकी लेंथ कितनी है और वो पेंडुलम एक्चुअली में कहाँ पे है, अर्थ पे है, मून पे है, यानी कि ग्रेविटी उस प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी चेंज होगी तो वहाँ पे टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अब बात रही है कि इस के की वैल्यू क्या होगी। कांस्टेंट है, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है और वो वैल्यू आई हमारे पास 2π, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2π। यानी कि हम लिख सकते हैं t = 2π √, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं के की वैल्यू 2π √l/g। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। तो हमने देखा कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का जो फाइनल फार्मूला होगा वो होगा t = 2π √l/g। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से डाउट को पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। आपका अपना चैनल है, आपके लिए बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई भी आपको कमी नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आप पॉज कर सकते हो, इसको पूरा नोट डाउन करना है, आपने समझना है। आने वाले दिनों में और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सभी का। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।